ऑलराइट, सो कल की क्लास में मैंने आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में समझाया था और मैंने बोला था वेव पार्टिकल डुअलिटी का नाम डी ब्रॉगली ने लिया था। क्या था बेटा? अगर कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसका मास m हो, स्पीड v हो, तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे देते हैं? h अपॉन या इसी को h बाई पी, और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है? और अगर वो चार्ज पार्टिकल हो तो पोटेंशियल के फॉर्म में क्या लिखते हैं? हाँ, k के जगह q इंटू v। v इज द वोल्टेज आउट देयर। एंड अगर वही इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होता है? ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सारी वैल्यूज उसके लिए रखे हैं। बोलो भाई, लैम्डा की वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन। हाँ, रूट ओवर 150 बाई वी एंगस्ट्रॉम, या फिर 12.26 एंगस्ट्रॉम बाई रूट ओवर वी। क्वेश्चन लिखिए इस पे। फाइंड द रेशियो ऑफ de Broglie wavelength of alpha particle to proton, de Broglie wavelength of alpha particle to proton, alpha particle to proton, if they are having same kinetic energy, if they are having same kinetic energy। निकालिए। क्या है आंसर? आओ देखो, देख बेटा इधर ध्यान से देखो, लैम्डा डी का वैल्यू कितना है? h अपॉन रूट ओवर 2k। देखो, जैसा डेटा दिया है उसके हिसाब से हम लोग वर्क करेंगे। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो आई फिगर आउट दिस, अदरवाइज लिखना तो यही है ना? लेकिन काइनेटिक एनर्जी दिया है तो यही करेंगे। अब थोड़ा देखो, दोनों पार्टिकल के लिए क्या सेम होने वाला है? 2 तो सेम ही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, h का वैल्यू भी सेम है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सम कांस्टेंट k अपॉन रूट ओवर m? यस और नो? अब देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर मुझे लैम्डा अल्फा पार्टिकल टू लैम्डा प्रोटॉन निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू k अपॉन रूट ओवर मास ऑफ अल्फा अपॉन k अपॉन रूट ओवर मास ऑफ प्रोटॉन। तो कितने लोग कह रहे हैं k कट जाएगा सर, ये रिवर्स हो जाएगा, रूट ओवर mp अपॉन m अल्फा। क्या बेटा आपको प्रोटॉन का मास नहीं पता है? कितना होता है? 1 amu अप्रॉक्स। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम 2 प्लस, इसका मास कितना होगा? 4 amu। क्या इसको रख नहीं देंगे जी यूनिट में? क्या आ जाएगा? 1 amu अपॉन 4 amu, ये कैंसिल होकर के 1/4 का रूट ओवर, यानी 1 दैट विल बी द राइट आंसर। कितने लोग आया था? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द रेशियो ऑफ find the ratio of de Broglie wavelength, find the ratio of de Broglie wavelength of an electron present in first excited state of hydrogen, of an electron present in first excited state of hydrogen to of an electron present in first excited state of hydrogen to an electron present in to an electron present in
third excited state of helium ion. Third excited state of helium ion, He plus. Third excited state of helium ion. Do it. कितना आ रहा है बेटा? आओ चलो देखते हैं। आ जाओ देखते हैं बेटा। देखा जाए। आप देखो हाइड्रोजन का क्वेश्चन इस बारी है कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है जो कि किसमें है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 2। ये हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो क्या स्पीड का वैल्यू आ गया v नॉट इंटू जेड बाई एन, जेड 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 1/2। ये सुनो, ये हाइड्रोजन के अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पीड है। सिमिलरली स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन हीलियम आयन विल बी इक्वल टू v नॉट। v नॉट मतलब वही कांस्टेंट बेटा, 2.16 इंटू 10 के पावर 6, उसको मैं v नॉट ले रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत? इंटू जेड, जेड कितना है? 2 अपॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोला था, तो मतलब n की वैल्यू 4। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब हमें मालूम है कि लैम्डा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन सम एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन टू लैम्डा ऑफ हीलियम। अगर मुझे ये रेशियो निकालना है तो लैम्डा की वैल्यू h अपॉन mv होती है। सुनो, h की वैल्यू फिक्स्ड है, मास इलेक्ट्रॉन का ही है तो हर दोनों केस में सेम होगा। तो ये इस बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? v के। तो इन दोनों का रेशियो लोगे तो दैट विल बी v ऑफ हीलियम एक्साइटेड स्टेट अपॉन v ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एक्साइटेड। स्टार लगाने का मतलब एक्साइटेड स्टेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हीलियम का कितना है बेटा? बोलो, v नॉट इंटू 2/4 विच इज कमिंग आउट टू बी 1/2 अपॉन v नॉट इंटू 1/2। तो कितने लोग कह रहे हैं? ये 1:1 आ गया। कितने लोग का सही हुआ? हाथ उठाओ। वेरी गुड, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन लिखिए। संप्रीत, लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द wavelength, find the wavelength of an electron, find the wavelength of an electron which is accelerated by 1.5 volt, which is accelerated by 1.5 volt, which is accelerated by 1.5 volt। कर लिया बेटा? which is accelerated by 1 point, बोलो क्या बेटा? आंसर किसमें देना है?
तुम मीटर में लिख दो या नैनोमीटर में, वैसे रिपोर्ट योर आंसर इन नैनोमीटर, रिपोर्ट योर आंसर इन नैनोमीटर। क्या बेटा? ये नहीं, V का मतलब वोल्ट है, देख लिखा है ना फॉर्मूले में, जाके देख बेटा, देखना एक बार देख, जब डिराइव किया था यही ध्यान नहीं रहेगा तो कैसे करेगा। यहाँ V क्या होता है? ये V क्या है? वेलोसिटी है। अरे बाबा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज होता है ना। कितना है बेटा आंसर? हाँ चलो आओ देखते हैं, 10 नैनोमीटर आ रहे हैं। आइए देखते हैं। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या प्रेजेंट है बेटा, V इज इक्वल लैम्डा डी इज इक्वल टू, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो हमें मालूम है क्या है बेटा, रूट ओवर 150 बाई V एंगस्ट्रॉम, ये सुनो। अच्छा, एक रिलेशन आपको मालूम है कि, सुनो ध्यान से, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम, ये सुनो, मालूम है क्या? और नहीं, अगर मान लो नहीं मालूम है तो कोई बड़ी बात नहीं, नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 के पावर -9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 के पावर -10 मीटर, दोनों को डिवाइड कर लो, नैनोमीटर अपॉन एंगस्ट्रॉम विल बी इक्वल टू 10 के पावर -9, 10 के पावर -10, 10 टाइम्स हो गया, इसलिए 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये सब भी बहुत फ्रीक्वेंट होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि सोच में पड़ जाओ, ये सब वैल्यूज आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठी रहनी चाहिए, तभी आप अच्छे न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ पाओगे। इन सब छोटे छोटे जगहों पे आप फंसते रहोगे ना, तो फिर आगे अच्छे न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए देखो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम इसमें ज्यादा होती है कि कांस्टेंट की वैल्यूज नहीं याद है, यूनिट में तुम्हें दिक्कत हो रही है, तो वो सारे टॉपिक को रिवाइज करो। एक दिन से नहीं होता है, 2 दिन 3 दिन रिवाइज करोगे, एकदम सेट हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाओगे, है ना। अब देखो, मैंने ये ध्यान दिया कि डेटा में 1.5 दिया है, मैं चाहता तो मैं ये वैल्यू भी यूज कर सकता था, 12.26 अपॉन रूट ओवर बी, ये भी यूज कर सकता, लेकिन मैंने देखा कि अगर यार अंदर 1.5 रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा निकालने में, यहां 1.5 रखूंगा तो थोड़ा फायदा दिख रहा है क्या? 1.5 से ये ऊपर वाला 100 टाइम्स कटेगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कितना आ गया? 10 एंगस्ट्रॉम, तो आंसर कितना आ गया? 1 नैनो। इतना सिंपल सर। अब आप वहां से भी करोगे आंसर आएगा, बट वो कैलकुलेटिव हो जाएगा, अननेसेसरी। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? बोलो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, एंड इसके हिसाब से ही आपको करना है। इज दैट क्लियर? मिटा दूं इसको? चलो मिटा दूं। ओके बेटा, फाइन। सो अभी तक हम लोग कहां पे थे कि भाई बोहर थ्योरी के ड्रॉबैक चल रहे हैं। पहला देखा हम लोगों ने कि भाई इनके ड्रॉबैक में सबसे पहला चीज ये है कि दिस थियरी कैन ओनली एक्सप्लेन हाइड्रोजन और एच लाइक स्पीसीज। फिर हमने देखा कि जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ये सुनो, जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर हमने देखा कि एग्जिस्टेंस ऑफ फाइन लाइंस के बारे में भी कोई आइडिया नहीं था, एंड दैट टू इन हाइड्रोजन डबलेट्स का एग्जिस्टेंस था, उसके बारे में भी कोई आइडिया। ये क्वेश्चंस याद रखना, क्योंकि मॉडर्न थियरी के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ डबलेट्स का क्या रीजन था, आपको एक्सप्लेन करना है सोच करके, क्योंकि अब मॉडर्न थियरी स्टार्ट ही होने वाली है, ठीक है। अच्छा जी,
फिर इसके बाद सारी चीजें हो ही रही थी तो वेव पार्टिकल डुअलिटी हो गई, और ये किसने, डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन या कोई भी मटेरियल पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाला। अच्छा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ निकाल रहे हैं फॉर अ टाइनी पार्टिकल एंड वी आर गेटिंग सम वैल्यूज, हाउ अबाउट ह्यूमंस लाइक अस, या फिर कोई बड़े पार्टिकल जैसे मान लो टेनिस की बॉल हो गई या क्रिकेट की बॉल हो गई, उनमें वेव कैरेक्टर का कोई मतलब है? तो बोलते हैं जैसे जैसे पार्टिकल साइज बढ़ता जाता है ना, उसके वेव कैरेक्टर का सिग्निफिकेंस खत्म होता जाता है। सो फॉर अ पार्टिकल लाइक अस और द क्रिकेट बॉल, लैम्डा डी का वैल्यू बहुत ही कम आएगा, वेरी वेरी। फॉर दैट केस ये फिजिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा इसका, हालांकि वैलिड तो सभी के लिए है, तो चाहे ह्यूमंस हो, छोटे पार्टिकल हो, सबके लिए, लेकिन इसकी प्रैक्टिकलिटी या फिर सिग्निफिकेंस सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर पार्टिकल्स के लिए ही है। तो जैसे जैसे आप एटॉमिक डोमेन में घुसते हो, मॉलिक्यूलर डोमेन में घुसते हो, वहां इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा है। जैसे जैसे आप लार्जर पार्टिकल्स की तरफ आते जाते हो, वैसे वैसे इसका सिग्निफिकेंस डिक्रीज करता जाता है। इज दैट क्लियर? आप नोट करके लिखो ये बात। As the particle size increases, particle size increases and it comes to a dimension of cricket ball, मतलब मैं एक रेफरेंस ले रहा हूं, comes to a dimension of cricket ball, then the physical significance of de Broglie wavelength then the physical significance of de Broglie wavelength for such a larger particle is then the physical significance of such a larger particle is negligible. Did you understand? बट अगर छोटे पार्टिकल्स के लिए जाओगे तो ये देयर इज, ओके। अब फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर एक बार बताओ, ये वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑल ऑफ सडन कैसे आया? क्योंकि हमने देखा था लाइट के केस में कुछ बिहेवियर ऐसे थे जो वेव कैरेक्टर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, सुनो, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, है ना, वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एट लोअर टेम्परेचर एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये ऐसे कुछ फिजिकल इवेंट थे जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, इसलिए साइंटिस्ट लोगों को अजम्पशन लेना पड़ा कि यार कहीं इसके अंदर पार्टिकल नेचर जैसा तो कुछ नहीं, एंड फिर उन्होंने जब उसको एज्यूम किया तो उन्होंने देखा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट अच्छे से एक्सप्लेन हो पा रहे हैं। यहां कौन सा एक्सपेरिमेंट था, यहां ऑल द वे कैसे मान लिया इन्होंने? तो देखो, इन्होंने बेसिकली एक थ्योरेटिकल प्रपोजल दिया था, कोई प्रैक्टिकल ग्राउंड नहीं था। थ्योरेटिकल प्रपोजल कहां से आया था वो मैं आपको बेस दिखाता हूं। ये बताओ, जब आप फोटोन को एज अ पार्टिकल ट्रीट करते हो, आई मीन लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट करते हो, तो आप क्या बोलते हो? फोटोन। किसी बच्चे ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सर एक बात बताओ, फोटोन अगर पार्टिकल है तो उसका मास भी होगा, तो उसका मास निकालेंगे कैसे? तो वही आज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर फोटोन यहां प्रेजेंट है और अगर उसका इक्विवेलेंट मास में m मान लूं, तो बताओ उस फोटोन की एनर्जी कैसे लिख सकते हैं एज पर आइंस्टीन? E इज इक्वल टू m इंटू सी। और क्योंकि फोटोन आपको मालूम है कि भाई इसमें वेव पार्टिकल डुअलिटी होती है, तो इसकी एनर्जी हमने निकाला था h इंटू न्यू या h c बाई लैम्डा। अब दोनों ही चीजें अगर मैं इक्वेट करूं फोटोन के लिए, क्योंकि डुअल नेचर है इसका, तो यानी ये जो एनर्जी है एच सी बाई लैम्डा, दैट मस्ट बी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहां से लैम्डा की वैल्यू देखो, एच सी बाई एम इंटू सी स्क्वायर। अब तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो एच अपॉन एम इंटू सी आ जा रहा है।
अब इसी चीज की एनालॉजी ले करके डी ब्रॉगली ने बोला कि अगर कोई पार्टिकल होगा और उसका स्पीड v होगा, मास m होगा, तो उसका वेवलेंथ कैसे लिखेंगे? h अपॉन m इंटू v। यहाँ c इज द स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ v इज द स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल। दैट वाज द बेसिस ऑफ द कंप्लीट थ्योरेटिकल प्रपोजल था, कोई एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड नहीं था। और ये बहुत आगे जाकर के प्रूफ हुआ कि जो ये वेव कैरेक्टर का एनालॉजी ले रहे थे ये एक्चुअली वैलिड है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। आगे एक्सपेरिमेंट्स हुए तो इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्शन शो कर रहा था, इलेक्ट्रॉन भी इंटरफेरेंस शो कर रहा था। इससे कंफर्म हुआ कि नहीं, इट पोजेस वेव कैरेक्टर। भाई वेव कैरेक्टर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हाँ, कोई भी चीज जो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन शो करे वो वेव कैरेक्टर है उसके अंदर। तो ये देखा गया। फिर आपके दिमाग में आएगा, सर फिर बताओ मास, मास निकल नहीं जाएगा बेटा? कांट यू कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन? यस और नो? तो भाई आप लोगों के लिए यहाँ पे देखो, m इधर करोगे तो लैम्डा नीचे आ जाएगा। आपको वेवलेंथ पता हो, मोमेंटम निकालना हो तो m इंटू सी, यानी इधर कर दो, h बाई लैम्डा विल बी मोमेंटम। अरे बोलो यार, मोमेंटम निकल जाएगा तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। फिर कहोगे सर ये क्या मजाक हुआ, फिर तो सब कुछ पार्टिकल है। हाँ, फिर एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और लाइट एज अ पार्टिकल में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। उसके पास भी मास है, इसके पास, तो डिफरेंस अभी भी है। एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं रेस्ट मास। क्या नाम है? जो जेन्युइनली पार्टिकल होते हैं, एटॉमिक पार्टिकल है, एटम है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इनका रेस्ट मास होता है। फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है। So photon is not like subatomic particles, electron, proton and neutron. Photon सिर्फ एक मूविंग एनर्जी ही है, उसको पार्टिकल की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो रेस्ट में आ जाए तो उसका रेस्ट मास 0। तो कहोगे कि इसका मतलब सर अगर रेस्ट मास 0 है और मूविंग मास है, इसका मतलब मास भी डिपेंडेंट होता है क्या स्पीड पे? बोलो। तो कितने लोगों को मालूम है कि अगर कोई पार्टिकल हो तो उसका मास, मास ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल, किसी पार्टिकल का मास रेस्ट मास डिवाइडेड बाई रूट ओवर, एक्सप्रेशन बताओगे? किसी को मालूम है? बोलो, नहीं मालूम है? कोई बात नहीं बेटा, v बाई सी ऐसा होगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ेगा। 1 में से ये ज्यादा अगर कम करोगे तो डिनोमिनेटर कम होता जाएगा, डिनोमिनेटर कम करोगे तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये तो फिक्स वैल्यू ओवरऑल, मतलब मूविंग मास ऑफ एनी पार्टिकल इज हायर देन इट्स रेस्ट मास। मतलब अगर आप ही को थ्रो कर दिया जाए विद द स्पीड ऑफ 10 के पावर 4 मीटर पर सेकेंड, तो आप बहुत ज्यादा हैवी हो जाओगे। ठीक है, आपको मास बढ़ाना है तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा, लेकिन ये समझो ये स्पीड इसके आसपास पहुंचेगी तभी ठीक है, वरना v बाई सी का वैल्यू तो क्लोज टू 0 ही हो जाएगा। अरे भाई मान लो भाई कितना तेज तुम दौड़ सकते हो, मिल्खा सिंह भी हो गए तो कितना तेज दौड़ लो? बोलो कितना फास्ट जा सकते हो आप? 30 किलोमीटर पर आवर, यही है, सॉरी 30 किलोमीटर ही है। अब यार स्पीड आप लोग बताओ यार कितना। चलो अच्छा मान लो यार फास्टेस्ट बॉलर की मैं बात करूं, कितना? जसप्रीत बुमराह के, कहां से, उससे ऊपर ही अभी बहुत सारे लोग हैं, 161 के आसपास। चलो अच्छा ठीक है, मान लो उससे भी बेटर कोई आ गया, 161 क्या मीटर पर सेकंड में बता सकते हो कितना होगा? हाँ हाँ कर लो ना, कितना है? हाँ बेटा कोई बात नहीं, तुम प्लेन में ही चलो, तुम प्लेन में चलोगे, एरोप्लेन में, तो उसकी जो स्पीड होती है वो कुछ आई थिंक 300 से लेकर के 600, 300 से लेकर 600 किलोमीटर पर आवर की होती है। तो तुम वही लेकर के चलो, अभी तुम एरोप्लेन में चलते हैं, फिर थोड़ा देर बाद स्पेस में भी चलेंगे हम लोग, उससे कोई दिक्कत नहीं है, निकालो जो भी पॉसिबल स्पीड तुम लोगों ने देखा है उससे निकालो। अरे लाइट की स्पीड अटेनेबल है क्या? उतनी स्पीड से कोई चल सकता है? लाइट ही ना, तो वो अलग, हम मैं पार्टिकल की बात कर, कितना आ रहा है? 44.4।
किसकी स्पीड आई, किसकी स्पीड निकला? अच्छा अच्छा, सो पेटी। हाँ, ये देखो ध्यान से, इधर 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 ध्यान दो। जो v की वैल्यू है, अगर 100 भी मैं कर दूं तो 100/10 के पावर 8 होता है स्पीड ऑफ लाइट। मतलब ये वैल्यू क्लोज टू। इसका सिग्निफिकेंस तब है जब आप स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंच पाओ। और ये कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन जैसे स्पीसीज के अंदर फिर भी सोचा जा सकता है, क्योंकि उसकी स्पीड जो बोहर ऑर्बिट के अंदर होता है 10⁶, अभी भी 10⁶/10⁸ 0.01 है, अभी भी ये बहुत ही कम है। तो ये वैल्यू थ्योरेटिकली तो ऐसे लिख देते हैं कि मास तो बहुत ज्यादा वेरी करेगा, बट आप कितना भी तेज भाग लो, जितना आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी, कोई फर्क नहीं आएगा, आपका मास उतना ही रहेगा जितना रेस्ट मास। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, ये m0 की वैल्यू फोटोन की 0 होती है, इसलिए फोटोन का एग्जिस्टेंस ही तभी है जब वो मूविंग है, वो स्टॉप नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इतनी सारी मैंने कहानी आपको सुना दी, उसको कहानियों के फॉर्म में ही रखो, इधर घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इधर घुसोगे अननेसेसरी तंग होगे। तो ये लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हो, द डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वो कहां से यहां पहुंचे उसको आप लिख सकते हो, द डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। by writing the energy of photon using Einsteinian equation E is equal to mc square, by writing the energy of photon using Einsteinian equation E is equal to mc square and equating it with E is equal to hc by lambda and equating it with E is equal to hc by lambda। अब उसके बाद ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दो और ये लैम्डा की वैल्यू लिख दो। ये मैथमेटिकल इक्वेशन लिखो, ये फोटोन है, ओके, ये फोटोन। ठीक है बेटा, अब आप इस इक्वेशन से मास ऑफ फोटोन भी निकाल सकते हो। देखो, हियर m इज द मास ऑफ फोटोन। आप बताओ, जितना ज्यादा वेवलेंथ मास उतना ही कम होगा, इनवर्सली रिलेटेड है ना। यानी मास किसका ज्यादा होगा, गामा रेडिएशन से आने वाले फोटोन का मास बहुत ज्यादा होगा, वहीं रेडियो वेव्स का बहुत कम होगा। ठीक है, क्या चीज बेटा, एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है ना मास। हाँ बोल। नहीं, फोटोन की कहानी को उन्होंने जनरलाइज कर दिया पार्टिकल्स के लिए, तो इसलिए तो हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल निकालते हैं। डू वी से दैट फोटोन के लिए निकालते हैं? हम तो इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन कर रहे थे, अल्फा पार्टिकल का कर रहे थे, प्रोटॉन का कर रहे थे। ठीक है, तो ये बात लिखो, de Broglie generalized this expression for particles also. De Broglie generalized this expression for particles also. कौन से पार्टिकल? एटॉमिक, सब एटॉमिक, मॉलिक्यूलर लेवल के पार्टिकल। Generalizing this for particles moving with speed v. Lambda d can be written as h upon m into v. समझ आया आपको? ओके बेटा, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते। गॉट इट?
चलिए, फिर अगली आपकी क्यूरियोसिटी ये होगी कि सर एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर वेव पार्टिकल डुअल कैरेक्टर रखा हुआ है, तो नील्स बोर ने तो कुछ इसके बारे में बोला ही नहीं कि कुछ बोला उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन हैव बोथ द कैरेक्टर्स वेव एज वेल, इसलिए उनके डिमेरिट में ये डालते हैं। He did not say anything about the wave nature of electron, though electron possesses wave nature. नहीं बताया। अच्छा, अगर नहीं बताया, फिर अगला क्वेश्चन ये आएगा, बताया नहीं लेकिन एनर्जी एक्सप्रेशन उन्होंने निकाला, वो तो बिल्कुल करेक्ट आया। तो क्या कोई ऐसा चीज उन्होंने ले लिया था जो खुद अपने आप में वेव कैरेक्टर के इक्वेशन को होल्ड कर रहा था? तो आंसर इज यस। द फर्स्ट इक्वेशन mvr is equal to nh upon 2 pi basically can be derived using de Broglie wavelength equation। वहीं से वो डिराइव होके आता है। तो उन्होंने नोइंगली अननोइंगली उसके उस कैरेक्टर को ले करके इक्वेशन बना दिया था, फॉर्मुलेट कर दिया था, बट उनको खुद ही नहीं पता था कि इसके अंदर वेव कैरेक्टर। अब कहोगे सर फिर ये प्रिसाइसनेस उनके पास कहां से आया था? ऑल थैंक्स टू दोज लाइमन बामर पास्टिन ब्रैकेट फन हम्फ्री सीरीज। उनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को देख करके रिवर्स मैथमेटिक्स लगा के वो mvr is equal to nh upon 2 pi उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन डेटा को मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। उनको कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये समझ लो कि केमिस्ट्री में जो बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं, उनमें बहुत बड़ा रोल मैथमेटिशियंस का है, बहुत बड़ा। ठीक है, इतने जीनियस लोग नहीं होते तो आज के टाइम पे जो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कर रहे हैं, वो पता बिल्कुल हो ही नहीं पाता। कुछ पता हो ही नहीं पाता, तो हम एटॉमिक बिहेवियर को ध्यान रख करके आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री हमने बना दी है। मतलब आपको कहीं कोई पेन हो रहा हो तो आज के डेट में एक से एक पेन किलर्स हैं। मतलब आप समझ रहे हो किस लेवल की मास्टरी हो चुकी है मॉलिक्यूल के बिहेवियर एंड अंडरस्टैंडिंग में, कि हमारे पास हर चीज का सोल्यूशन है। ऐसे ऐसे मटेरियल हैं जो 2000-3000 डिग्री सेल्सियस तक भी विथस्टैंड कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मल पॉलीमर भी बनाए जा रहे हैं जो कि हाई टेम्परेचर तक अपने आप को रोक सके। तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज। तो अगर ये इनिशियल लेवल पे नहीं हुआ होता तो आज इस जिस लेवल पे हम खड़े हैं वहां कभी पहुंच नहीं पाते। ठीक है, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द गुड मैथमेटिशियन अलॉन्ग विथ ऑफ कोर्स, ठीक है, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छा एनालिटिकल उनका एबिलिटी, जिससे ये चीजें डेवलप हुई। गॉट इट? ओके बेटा, तो अब वो कौन सा पार्ट है, कैसे डिराइव करेंगे बोहर का फर्स्ट पॉस्टुलेट, उसके बारे में समझाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी पूछे जाता है। तो उससे पहले थोड़ा सा एक बात मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा, जैसे जैसे मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, सुनो अभी ध्यान से, कुछ लिखने की कोशिश मत करना। और यहां से उसके कानों तक एक पर्टिकुलर साउंड वेव का वेव आ रहा है, उसके कानों तक सुनाई दे। अगर मान लो कोई एक और वेव उसी जोन में आ जाए और उसका ऑक्सीलेशन बिल्कुल वैसा ही हो जैसे कि फर्स्ट वेव का है, तो यहां पे इंटेंसिटी एम्पलीफाई हो जाएगी। अगर मान लो कि ये जा ऐसे रहा है और उसी जोन में दूसरा वेव आ गया जो बिल्कुल अपोजिट नेचर रखता है, इन दोनों को मर्ज करोगे तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। मतलब उसको कुछ सुनाई नहीं देने वाला है, चाहे आप कितना भी चिल्ला रहे हो। कहने का मतलब ये एक फॉर्म मैंने जो बताया जिसमें दूसरा वेव फॉर्म भी उसी जोन में बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसे ये, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? जिससे इंटेंसिटी एम्पलीफाई हो जाती है। और ये क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्योंकि ये दोनों मिलेंगे तो ये कुछ और बड़ा एम्पलीफाई होगी और ये जीरो ही हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब पूछा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेजेस का यानी पाथ डिफरेंस का भी कोई फर्क है क्या? तो आंसर है ये। आप बताओ, अगर इस पूरे वेव को उठा करके लैम्डा टाइम्स आगे कर दिया जाए, मतलब लैम्डा लेंथ शिफ्ट कर दिया जाए, तो एक वेवलेंथ शिफ्ट करने का मतलब क्या कि यहां से लेके उठा के यहां तक, ये पूरी चीज को उठा के यहां से शुरू करवाओ। ये सुनो, जो यहां से है बेटा वो कहां से शुरू करवाओ? इस जगह से। यही है ना पूरा वेवलेंथ वन।
ये पूरा यूनिट उठा करके आगे से कराओ तो भी कितने लोग करें, अब यहां से मर्ज होगा बिल्कुल वैसे, 2 लैम्डा करोगे तो वहां से भी मर्ज होगा। कहने का मतलब अगर आप चाहते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो दोनों के बीच का जो पाथ लेंथ है, जितना उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसकी वैल्यू, पाथ डिफरेंस बोल लो या पाथ लेंथ बोल लो, इसकी वैल्यू कितनी आती है, n लैम्डा होना चाहिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब वो एक दूसरे को खत्म ना कर दे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एज अ वेव में हम ऐसा समझते हैं कि अगर वो nth ऑर्बिट में जा रहा है, nth ऑर्बिट में जा रहा है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन एज अ वेव फॉर्म अगर मैं ऐसे ऐसे देखने की कोशिश करूं, तो जो इसका पाथ लेंथ होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, विच इज 2 पाई आर, आर रेडियस में अगर वो सर्कल में घूम रहा है तो 2 पाई आर मस्ट बी इक्वल टू n इंटू लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव, मतलब वो एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट ना कर दे, वो वेव फॉर्म एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट ना करे, यानी वहां पे स्टेबल रहे। कंडीशन फॉर स्टेबल वेव फॉर्म, तो 2 पाई आर विल बी इक्वल टू n लैम्डा, और बेटा लैम्डा की वैल्यू डी ब्रॉगली वेवलेंथ से क्या लिखते हैं, h अपॉन mv। कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कि सर इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये कुछ और नहीं, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, दिख रहा है क्या? सो नाउ दिस इज द केस जो कि हमें वहां देखने को मिलता है। आ गया बात समझ में बेटा? mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई आया कैसे, समझ आ गया? आप लिखो कंडीशन फॉर स्टेबल वेव और कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर स्टेबल वेव और कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लिख लिया कंडीशन फॉर स्टेबल वेव क्या है, पाथ डिफरेंस और पाथ लेंथ इज इक्वल टू, कंडीशन फॉर स्टेबल वेव क्या लिखा आप लोगों ने, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा, n टाइम्स लैम्डा, मतलब इसके डिटेलिंग में नहीं जाओ ना, गॉट इट? अब यहां पे हम पाथ लेंथ कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, किसी nth ऑर्बिट में है, उसका रेडियस अगर r हो, so we can write that for an electron which is revolving in a circular orbit of radius r, the path length will be how much, 2 pi r, and thus that must be equal to n times of lambda, और lambda की वैल्यू लिख लो। इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, h अपॉन mv, वो लिख करके इसको ऐसे देखने की कोशिश करो, बोर पॉसिबल। ठीक है, गॉट इट यहां तक? अच्छा, अब देखो एक और क्वेश्चन पूछता है इसमें एग्जाम में, कभी कभी ना ऐसे लिख करके ऐसे बोल देगा कि अ स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हीलियम इज डिनोटेड बाय दिस, डिनोटेड बाय दिस, ओके? द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हीलियम इज डिनोटेड बाय दिस, ऐसे डिनोट कर दिया, मुझे फाइंड द एनर्जी ऑफ दिस, एनर्जी निकालना है। तो अब देखो भाई, एनर्जी तो हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें ये पता हो कि कौन सा एटम है और उसका ऑर्बिट नंबर क्या है, इसके अलावा तो हम कभी नहीं निकाल सकते। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कितने वेव बने हैं, हाउ मेनी वेव, 3 वेव, 1 वेव मींस 1 वेवलेंथ, ये सुनो, दिस इज 1 वेव,
हाउ मेनी वेव्स आर देयर? 3 वेव्स आर देयर। तो अगर हम थोड़ा सा इसको अच्छे से समझे और हम ये निकालते हैं कि nth ऑर्बिट के अंदर कितने वेवलेंथ बनेंगे, यानी नंबर ऑफ वेव इन द लेंथ 2 पाई आर। तो बताओ बेटा, नंबर ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ अपॉन वेवलेंथ। ये सुनो, अच्छा आप देखो ध्यान से, यहां ये क्या है? लेंथ। और ये क्या है? इसको वहां डिवाइड करो, क्या आ गया? मतलब 2 पाई आर अपॉन लैम्डा, और ये वैल्यू खुद किसके बराबर आ रही है? एन। एन क्या है? ऑर्बिट नंबर। कुछ दिखा क्या? यहां से मैं ये समझाना चाहता हूं कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है, उसका जितना ऑर्बिट नंबर होता है वही नंबर ऑफ वेव है। तो यानी कि यहां पे कितने वेव बने? 3। इसका मतलब ये n इज इक्वल टू कितना है? तो थर्ड ऑर्बिट में 3 वेव बनेंगे, सेकेंड ऑर्बिट में 2 बनेंगे। समझ में आ गया? लिखो इस बात को, नंबर ऑफ वेव इन nth बोहर ऑर्बिट, number of wave in nth Bohr orbit will be equal to n itself, will be equal to n itself, will be equal to n itself। n ही आएगी उसकी वैल्यू, और उसको डिराइव कर लो कैसे आ रहा है, उसको डिराइव कर लो। यहां से हम लोग रिलेट कर रहे हैं, यहां से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है? रिलेटिंग किसी के लिए भी वैलिड है। ये तो बस मैं आपको दिखा रहा था कि अगर हीलियम आयन के लिए क्वेश्चन आ जाए कि स्टेट की एनर्जी निकालो, तो सारा प्रॉब्लम है n पता चले तब। तो ये तो मैं हाइड्रोजन के लिए भी पूछ सकता हूं, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए भी थर्ड ऑर्बिट में ऐसे ही रहेगा। फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज इट विल बी लाइक दिस। Got it everyone? हाँ चलो हाँ डायग्राम बना लो, लिख लो। n is equal to 3 for any hydrogen like species can be represented like this. So n is equal to 3 will have how many waves? 3 waves. n is equal to 4 will have 4 waves. एक क्वेश्चन लिख लो आप। क्वेश्चन लिखो तो। Find the energy of the state represented by, थोड़ा ढंग से बनाना बेटा ना, मैंने इतना स्मूथ डायग्राम बनाया नहीं अच्छे से। Find the energy for the state represented below for beryllium 3+ ion, beryllium 3+ ion। मतलब यार ये ऐसे कहानी लिखने का मतलब सिर्फ तुमको n बता रहे हो और कुछ नहीं, उसके अलावा बाकी इंफॉर्मेशन तुम देखो। हाँ बेरिलियम 3+ आयन, क्या चीज मैंने पूछा है? हाँ ईवी में ही बताओ। हाँ बिल्कुल, वही मैं पिटाई करने वाला था इस पर।
डिड यू गेट दिस? चलो बेटा, किया जाए? ओके, वेरी गुड। तो क्या आ गया? विद दिस वी कैन 4 waves is equal to implies n is equal to 4 and z is equal to कितना है जी? 4 है फॉर बेरिलियम है ना? 4 वेव्स है n, तो ई एन का वैल्यू कितना होता है? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, -13.6 इंटू जेड का वैल्यू का स्क्वायर अपॉन एन का वैल्यू 4 का स्क्वायर, कट गया, कितना आ गया? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सभी को समझ आ गया क्या कहना चाह रहा हूं इससे? तो ठीक है सर, चलो अच्छी बात है कि अब हमें वेव पार्टिकल डुअलिटी समझ आ गया, और आपको ये भी समझ आ गया कि ऑल द वे कहां से वो mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई कहां से आया था वो पता चल गया आपको, ये सुनो। ठीक है, देखो अभी तक कहानी फिर भी बहुत सुंदर है। क्यों? क्योंकि कम से कम अभी इतना तो पता है कि रीजन क्या है फॉर mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई। अभी तक हम लोग किसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं? बोर थियरी। कुछ ड्रॉबैक्स तो हमने बताए, लेकिन अभी तक बोर थियरी का जो भी रोड मैप था कि रेडियस इतना होगा, एनर्जीज इतनी होंगी, स्पीड इतना होगा इलेक्ट्रॉन का, ये सब बहुत अच्छे से बता रहे हैं। अगले जो साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने पूरा बोर थियरी का ऑर्बिट मॉडल को ही डिस्कार्ड कर दिया, वो थे हाइजेनबर्ग। नाम सुना होगा आप लोगों ने। वन ऑफ द गेम चेंजर इन नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इनका नाम आता है हाइजेनबर्ग। इनके इक्विवेलेंट एक और साइंटिस्ट थे दूसरे कंट्री के, वो थे मिस्टर श्रोडिंगर। ये, हाँ जी, श्रोडिंगर। ये दोनों, इरविन श्रोडिंगर पूरा नाम है। तो ये दोनों साइंटिस्ट ने बेसिकली एक नया फिजिक्स डेवलप किया जिसमें उनका रोल माना जाता है क्वांटम फिजिक्स। कौन सा फिजिक्स? केमिस्ट्री में हम उसको क्वांटम केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। सो क्वांटम फिजिक्स इज वेरी 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 स्पेशल and is more generalized physics. Relatively you can say ये much modern physics की तरह काम करता है, और इसकी एप्लीकेबिलिटी एटॉमिक पार्टिकल तक जाओगे तो जो क्लासिकल फिजिक्स है ना, यानी जो न्यूटोनियन फिजिक्स आप पढ़ते हो, F इज इक्वल टू ma और ये सारे जो इतने इक्वेशन पढ़ते हो, है ना, ये सारा का सारा चीज करेक्टली सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। लार्जर स्केल पे चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। प्लैनेट्स ले लो, जैसे मैं बोल रहा था क्रिकेट बॉल ले लो, उसके बिहेवियर को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेगा कि इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना है। लेकिन जैसे 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 वो हम कहां पहुंचते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स या एटॉमिक या मॉलिकुलर लेवल पे, वैसे वैसे ये फिजिक्स इनकम्प्लीट हो जाता है उनके बिहेवियर को बताने के लिए। रीजन क्या है? क्योंकि छोटे पार्टिकल्स के लिए वेव पार्टिकल डुअलिटी आ जाता है, और जो हमारा न्यूटोनियन फिजिक्स है उसमें कहीं पे भी पार्टिकल को पार्टिकल की तरह ट्रीट किया है, वेव को वेव की तरह ट्रीट किया, दोनों का मर्जर कहीं पे। इन दोनों को लेकर के इन्होंने अलग कंट्री में, उन्होंने अलग, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है आपस में, अलग अलग जोन में इन्होंने स्टैब्लिश किया। हमें पढ़ना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में, लेकिन पहले समझते हैं हाइजेनबर्ग ने कौन सा स्टेटमेंट बोल करके पूरा ऑर्बिट के थियरी को खत्म ही कर दिया। हेडिंग डालो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
ठीक है बेटा, इनके स्टेटमेंट को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले इन्होंने क्या बोला, इनका कहना यह था कि जैसे जैसे आप रिलेटिवली स्मॉलर पार्टिकल्स की तरफ बढ़ते हो, जैसे इलेक्ट्रॉन जो कि काफी हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, आप बेसिकली मेजर करना चाहते हो ना इसका रेडियस कितना है या इसका स्पीड कितना है, आप कहीं ना कहीं से फोटोन भेज करके उसको स्ट्राइक करके चेक करने की कोशिश करो किस जगह पे है, उसका स्पीड वगैरह कितना। तो जब भी कोई दूसरा पार्टिकल जिसका यूज करके आप ऑब्जर्वेशन करना चाहते हो, क्योंकि वो दिख तो रहा नहीं, वो नेचुरली इसके स्पीड में, इसके पोजीशन में इंटरफियर करेगा। तो जो हमारे पास पोजीशन आएगी ऑब्जर्व हो करके, वो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से काफी डिफरेंट होगी। तो देयर मस्ट बी एन एरर इन द स्पीड, या जिसको मोमेंटम के फॉर्म में भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि m इंटू वी इज इक्वल टू मोमेंटम। There must be some error in the momentum. At the same time, there must be some error in the radius that we are obtaining through it. Yes, ये इन्होंने ऐसा बोला। बाद में चल करके देखा गया कि ऑब्जर्व कहीं से करो या मत करो, uncertainty is an inherent character of very small particles like electron, proton, neutron, atomic level, molecular level particles के लिए उनका inherent character ही होता है, उनमें ये चीजें अनसर्टेन होती ही होती हैं। तो इनके स्टेटमेंट देखो कुछ ऐसे बोलते, पहले सुन लो फिर। वी कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन मतलब इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे है, एंड एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली फॉर एनी स्मॉलर पार्टिकल्स। लेकिन फिर ये आया कि एग्जैक्ट अगर डिटरमाइन नहीं कर सकते इसका मतलब एरर है, तो एरर में कुछ तो रिलेशन होगा। तो उन्होंने बताया ये आपको जो इनका प्रोडक्ट है ना, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड एरर इन मोमेंटम, इन दोनों का प्रोडक्ट कम से कम, मिनिमम से मिनिमम h/4 पाई होगा ही होगा, या इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम कभी भी नहीं होगा। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर, ये एकदम फंडामेंटल इक्वेशन है। इससे आगे और भी इक्वेशन आते हैं, एनर्जी विथ टाइम के साथ भी रिलेशन आता है, वो इनका इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल एटॉमिक लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमें बड़ा मतलब किससे है, स्पीड से और रेडियस से, जो हमारे बोर ने निकाला था। तो अब देखो इस इक्वेशन का ब्यूटी देखो, अगर ये बोल रहे हो कि नहीं भाई रेडियस इतना ही है जितना मैंने बताया, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस 0.529 n स्क्वायर बाई जेड है, यानी मैंने एक्यूरेसी के साथ बता दिया। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 0। और डेल्टा एक्स 0 अगर तुम 0 की तरफ करोगे तो डेल्टा पी ग्रेटर इज इक्वल टू h/4 पाई, बोलो ना, डेल्टा एक्स। अगर तुम डिनोमिनेटर 0 की तरफ लेके जाओगे तो एरर 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 इन मोमेंटम, m इंटू वी है ना मोमेंटम, मास तो बाहर निकल जाएगा, यानी एरर इन स्पीड विल टेंड टू इनफाइनाइट। देखना बेटा, किसी नंबर में, फाइनाइट नंबर में क्लोज टू 0 नंबर से तुम डिवाइड करो तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी ना, दिखाना पड़ेगा ये भी। चलो दिखा, 0.1 से डिवाइड करोगे तो 10 है, 1/0.01 से डिवाइड करोगे तो, अच्छे से सो लो एकदम बढ़िया से, अच्छे सो जाओ, यहाँ लगा दो भाई थोड़ा बेड पिलो वगैरह दे दो, थोड़ा कोजी होकर सो जाओ। 001 इज इक्वल टू 1000। उसको तू घर चला जा बेटा, हाँ तू अभी चला जा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अगर आप 1/0 पॉजिटिव लोगे तो दिस वैल्यू विल बी, समझ गए बात। तो अगर एरर इनफाइनाइट का हो जाए तो ऐसे मेजरमेंट यूजलेस हो गया फिर हमारे लिए। मतलब ये बोलना कि इलेक्ट्रॉन इस डिस्टेंस पे है, बात ही खत्म हो गई, ये हो ही नहीं सकता। ये हुआ तो एरर इन वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, तो फिर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, अगर वेलोसिटी एक्यूरेटली बता रहे हो तो इसका मतलब यार सब झोलमोल हो गया। कहने का मतलब ये इस पाथ पे सर्टेनली ऐसा घूम रहा है, ये बात ही खत्म हो गया। इस जगह के बाद से, अब से, इस मोमेंट के बाद से, अब हम लोग कभी भी ये नहीं बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद दिस स्पीड एट दिस डिस्टेंस, रादर वी विल से
there is probability of finding an electron at this place, not certainty. आपको probability बोलना पड़ेगा, possibility बोलना पड़ेगा, इतने परसेंट चांस है कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पे होगा। समझ रहे हो? तो ये था इम्पैक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर। अब देखो मजे की बात यह है कि अब तक हम कितना स्मूथ चल रहे थे कि ठीक है चलो एटम के अंदर पार्टिकल्स हैं, फिर उसमें पता चला कि सारा मास न्यूक्लियस पे है, कितना सिस्टमैटिक चल रहा है। उसके बाद पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा होगा, फिर पता चला स्पेक्ट्रम के बारे में, और ये सारी कहानी, और यहां आकर के जितना डेवलपमेंट किया था सब डिस्ट्रक्ट हो गया। वापस से हम क्लूलेस हो गए कि यार अब इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है कैसा। ठीक है, तो अब ये जो बिहेवियर निकल के आता है वो मैंने आपको बताया किससे निकल के आता है, क्वांटम फिजिक्स का यूज करके। वहां से हम देखने की कोशिश करते हैं और वो एक अपने आप में इंटरेस्टिंग फिजिक्स का पार्ट है। तो आज पहले हम ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अच्छे से समझ लेते हैं, फिर क्वांटम में ट्राई करूंगा आपको समझाने के लिए। पहले आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिखिए, राइट इट डाउन। लिखो, Heisenberg's uncertainty principle states that the exact position and exact momentum of a very small particle like electron, proton, atom, molecule cannot be determined simultaneously, अंडरलाइन कर देना साइमल्टेनियस को, cannot be determined simultaneously। अब आप लिखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट इट डाउन। डेल्टा x into delta p will be greater or equal to h upon 4 pi। What is h here? Planck's constant। h क्या है बेटा? Planck's constant। अब इसका आपको मालूम है कि ये 6.626 इंटू 10 के पावर -34 इसके ऑर्डर का है। गॉट इट? समझ में आया? ओके, क्वेश्चन लिखिए। यहां पे बेटा डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा पी क्या है? एरर इन पोजीशन। डेल्टा पी एरर इन मोमेंटम। इसको क्या मैं लिख सकता हूं? डेल्टा पी कैन बी रिटन एज m टाइम्स डेल्टा वी, क्योंकि मास तो कांस्टेंट एज्यूम करके चल रहे हो, बाहर आ जाएगा, इनटू डेल्टा वी। So we can also rewrite this expression as delta x into delta v greater or is equal to h upon 4 pi m। देखो ना, ये उठा के यहां रख दो, m को उधर लेके जाओ तो m डेल्टा v। बेटा p क्या होता है? p इज व्हाट? mv।
डेल्टा पी का वैल्यू क्या होगा, एम डेल्टा वी, एम बाहर निकल जाएगा। बेसिकली ऐसा है कि P1 इज इक्वल टू एम V1, P2 इज इक्वल टू एम, तो P2 माइनस P1 को डेल्टा P लिखेंगे, m कॉमन हो जाएगा, V2 माइनस V1 को डेल्टा V, तो दिस एक्सप्रेशन मिल जाएगा, डेल्टा P इज इक्वल टू m डेल्टा V। आ गया बात समझ में? अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये पार्ट, देखते हैं आप लोग कितना अच्छे से समझ पाते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखो तो। A particle of mass m, a particle of mass m is present in a sphere, a particle of mass m is present in a sphere, मतलब hollow sphere है, ओके, sphere of radius r, कोई पार्टिकल है m मास का जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है। देन फाइंड, पहला लिखो, फर्स्ट पार्ट लिखो, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर in position, the maximum possible error in position, and second, minimum possible error in velocity या speed, minimum possible error in minimum possible error in speed। अच्छे से करना, अच्छा क्वेश्चन। किया जाए, आइए डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि इसका मतलब क्या है ना, क्योंकि अभी स्टेटमेंट तो लिखवा दिया, बट इसका मतलब क्या है, क्या क्या आंसर आप लोग बोलना चाहते हो, बोल दो। इंफिनिटी एंड 0 प्लस, अच्छा ठीक है, और कोई इसके अलावा, और कोई श्रेया? वैल्यूज कुछ बताओ तुम लोग। यस, एनीवन इन द क्लास? नो आइडिया?
हाँ हाँ बोलो गौरा, क्या ये यार, चलो समझाते हैं। देखो बेटा, मैंने बोला कि एक पार्टिकल है जो कहां प्रेजेंट है, स्फीयर के अंदर, जिसका रेडियस क्या है। तो ये बोलना कि डेल्टा एक्स विल बी इन्फिनाइट इज एब्सोल्युटली रेडिकुलस। द रीजन इज कि पार्टिकल, अगर ये बोल दिया गया है कि वो स्फीयर के अंदर है, इसका मतलब इसी के अंदर है, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू इन्फिनाइट कैसे हो सकता है। आप मैक्सिमम गलती क्या कर सकते हो इसमें, आप ये बोल सकते हो कि यार पार्टिकल यहां प्रेजेंट है, लेकिन आइडियली वो प्रेजेंट यहां हो। इससे ज्यादा गलती कर सकते हो क्या, इससे ज्यादा चांसेस है क्या। सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर inside any container will be equal to the maximum possible distance between 2 points possible inside that container। तो इन इसके अंदर कोई भी 2 पॉइंट के बीच में सबसे ज्यादा दूरी कितनी होगी, 2r, डायमीटर के अपोजिट। क्यों सिद्धार्थ, सही बोल रहा हूं क्या। ये इधर r है और इस साइड r मिला के कितना हो गया, 2r। इससे ज्यादा मिस्टेक आप नहीं कर सकते हो। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन पोजीशन विल बी इक्वल टू 2r। और अगर एक पता चल गया तो दूसरा तो निकल जाएगा ना। वी नो दैट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर और इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m। तो डेल्टा वी विल बी ग्रेटर और इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 पाई m इंटू 2r। जब एरर मैक्सिमम था तो डेल्टा वी मिनिमम की वैल्यू कितनी आएगी, h अपॉन 4 पाई m इंटू 2r। आया मजा, एक क्वेश्चन। हाँ? अगला लिखो। जब ये कंफर्म है कि बेटा उसके अंदर ही प्रेजेंट है, तो इनफाइनाइट कैसे एरर कर सकते हो। ये कंफर्म ना हो, जैसे मान लो मैं बोल दूं कि पार्टिकल इज प्रेजेंट इन ओपन स्पेस, फिर आप बोल सकते हो कि एरर इन ओपन स्पेस में दे दिया, कोई कंफाइन किया ही नहीं, तो आप बोल सकते हो इनफाइनाइट। तो बॉक्स के अंदर दिया है। अगला लिखो क्वेश्चन। कंसिडर अ पार्टिकल प्रेजेंट इन अ क्यूब ऑफ एज लेंथ a। लिखो क्वेश्चन। कंसिडर अ पार्टिकल present in a cube of edge length a, if the mass of particle is m, if mass of the particle is m, then find maximum possible क्या चीज निकालना, हाँ मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन position and minimum possible error in momentum, minimum possible error in momentum।
चलो बेटा, हो गया क्या? बेटा हो गया क्या? क्या है आंसर? डेल्टा एक्स। हाँ जी, क्यूब के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस क्या होगा? डायगोनल, एंड दैट विल बी ए रूट, अगर इसका ए दिया है तो डेल्टा एक्स कितना हो गया? ए रूट 3, एंड डेल्टा पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? मिनिमम मैंने पूछा है ना, तो दैट विल बी इक्वालिटी ले लो, h अपॉन 4 ए रूट 3। हाँ बेटा, कैसे भी लिख लो, ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिखो है। मिनिमम कैसे देखना? ये साइन क्या है? ग्रेटर और इक्वल टू, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? जो इक्वल टू वाला लेगा। जैसे मैं बोलूं कोई चीज ग्रेटर और इक्वल टू 5 है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना है? 5। वही तो लिख रहा हूं, इक्वालिटी होल्ड करा। लिखो। लिखो, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 to the power minus 31 kg, a particle of mass 10 to the power minus 31 kg is moving with a speed 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड, मूविंग विद स्पीड 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड। सुन रहे हो मेरी बात? if the error in speed is 0.01%, if the error in speed is 0.01%, then find the error in position. Find the error in position. Minimum possible error in position. इस बारी मुझे वैल्यू चाहिए, राइट? रिपोर्ट योर आंसर इन नैनोमीटर। इस बारी आंसर मुझे प्रॉपर यूनिट में चाहिए। रिपोर्ट योर आंसर इन नैनोमीटर। डू इट एवरीवन। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो फॉर नाउ, वैसे नहीं करो तो अच्छा है। करो, निकलो। कितना बोला मैंने? कितना एरर बोला है? 0.01 बोला है ना? देखो ना मैंने क्या लिखा है। 0.01% बोला है, 1%, 0.01%।
क्या बेटा? हाँ, सारी वैल्यूज, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करो। कितना है? एक टेंटेटिव तो बताओ, 10 के पावर में ही बताओ। 15 नैनोमीटर आ रहे हैं। आओ चलो देखते हैं, देखा जाए बेटा। हाँ जी देखिए, आइए ये बताओ, मैंने v कितना दिया है? 10 के पावर, अच्छा डेल्टा v इज 1%, सॉरी, हाँ जी 0.01% ऑफ 0.01% ऑफ 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो यह परसेंटेज आपको निकालने आता है ना, 10 के पावर 6 का 0.01 अपॉन 100, यस और नो? कितने लोग करें? 10 के पावर 2 हो गया, अरे ये 2 और 2 4 हो गया, खत्म हो गया मीटर पर सेकेंड, यस और नो? अच्छा जी, डेल्टा x इंटू डेल्टा v विल बी ग्रेटर और इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, yes or no? So delta v will be greater or equal to h upon 4 pi m into delta x। वैल्यू रखते हैं, मिनिमम के लिए वैल्यू रखते हैं। h की वैल्यू 6.626 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। 4 पाई 4 इंटू 3.14 इंटू मास कितना है जी? -31 kg। एसआई यूनिट में रख रहे हैं ना, और सॉरी डेल्टा एक्स निकालना था ना, तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है जी? 10 के पावर 2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना बेटा, सभी अगर आपने एसआई यूनिट में किया है तो ये आंसर जो भी आएगा वो मीटर में आएगा। अब ये -31 है और ये 2 मिला के -29 हो गया, ऊपर जाके -10 के पावर -5 बन जाएगा और 6.626 अपॉन 4 इंटू 3.14, यही बचा। अब ये देखो, ये अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स जाएगा, 2 से थोड़ा ज्यादा है, देखना 3.1 यार है, तो सॉल्व करो तो 0.527। मैं कह रहा हूं कि चलो एग्जैक्ट आंसर मत दो, लेकिन एक ऑर्डर तो बताओ कितना आ रहा है, कितना आया है। अच्छा, हमें मालूम है कि मीटर इज इक्वल टू 10 के पावर 9 नैनोमीटर, ये सुनो, क्योंकि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? -9 मीटर, तो मीटर की जगह पे उधर, अब इसके जगह पे लिखूंगा मैं, दैट इज इक्वल टू 0.52। अच्छा, थोड़ा साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? 7 10 के पावर -6 ना। अब ये 5.27 इंटू 10 के पावर -6 इंटू 1 मीटर की जगह पे कितना आ गया? 5.27 इंटू 10 के पावर 3 नैनोमीटर, मतलब 5270 नैनोमीटर, ये सुनो। अब कितने लोग कह रहे हैं ये बहुत बड़ा मिस्टेक है पोजीशन में, isn't it? Even the error which is of the order of 10 के पावर, I mean error 0.01% का भी हो, तो error in पोजीशन कितना ज्यादा आ रहा है। क्यों इतना ज्यादा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना होता है हाइड्रोजन में? 0.5
0.29 एंगस्ट्रॉम यानी 0.05। आप इमेजिन करो उसका डिस्टेंस इस ऑर्डर का है और उसमें अगर 0.01% एरर भी हम स्पीड का निकालने की कोशिश करें तो इमेजिन करो कितना ज्यादा ये पोजीशन में एरर, मतलब पता नहीं कहां प्रेजेंट हो सकता है इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट के अंदर। डिड यू अंडरस्टैंड? सो ये इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत बड़ा बात है। लेकिन फिर से वही कहानी, क्या इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है फॉर लार्जर पार्टिकल? आंसर इज नो, क्योंकि हमारे लिए नैनोमीटर डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं। मैं इस जगह खड़ा हूं, कोई वहां से दीवार से मेरा पोजीशन बताए और नैनोमीटर में गलती करे तो उस गलती को हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे लिए हमारा जो डायमेंशन है फीट के अंदर, इंचेस के अंदर, अगर वहां मिस्टेक हो रहा है तो प्रॉब्लम। क्योंकि कोई बोले कि भाई आप खड़े हो 3 मीटर फ्रॉम दैट वॉल, और कोई बोले नहीं 3 मीटर प्लस माइनस 300 नैनोमीटर, तो कोई मतलब है क्या? क्योंकि उतना एरर हमारे लिए किसी काम का नहीं है। सो फॉर लार्जर पार्टिकल अगेन, although this Heisenberg's uncertainty principle is valid for all particles but have no physical significance for larger particles। ये बात भी लिख लो। तो सारी प्रॉब्लम किस जगह पे है? छोटे पार्टिकल्स हो जाएं तो प्रॉब्लम। लिखो although क्या चीज बेटा? Heisenberg's uncertainty principle is valid for all particles although Heisenberg's uncertainty principle is valid for all particles but it have no physical significance for larger particles like a cricket ball। ओके क्यों नहीं है? समझ आया ना? क्योंकि वो वैल्यूज हमारी बहुत कम आएगी। नैनोमीटर छोड़ो यार, नैनोमीटर तो इसके लिए आया क्योंकि इसका मास इतना कम है और स्पीड इतना ज्यादा था तब आया। हमारे लिए तो यार मिस्टेक्स फ्यू मीटर पर सेकंड में होगा। कोई बंदा 50 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा हो सकता है आप थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दो, 10% का भी करोगे तो 5 मीटर पर सेकंड, और उसका मास फ्यू किलोग्राम में होगा, तो ये वैल्यू 10 के पावर -34 के ऑर्डर का आ जाए। इट विल बी वेरी 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 लो, पैथेटिकली लो। इतनी गलती का हम लेके क्या करेंगे? बोलो, कोई काम है? नहीं। बट इलेक्ट्रॉन जैसे चीजों के लिए नैनोमीटर में भी मिस्टेक बहुत काम का है, क्योंकि उसका डायमेंशन उसका है। इलेक्ट्रॉनिक डायमेंशन इज ऑफ दैट ऑर्डर। गॉट इट बेटा? चलो विद दिस हमारा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो फंडामेंटल चीजें थी वो खत्म हो गई। अब देखेंगे हम लोग मॉडर्न थियरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लिखो, हेडिंग डालो, मॉडर्न थियरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मॉडर्न, you guys are so modern, isn't it? Modern theory। देखो अभी तक हम इलेक्ट्रॉन को कैसे ट्रीट कर रहे थे? एज इफ इट इज पार्टिकल, जस्ट लाइक अस। उस पे फोर्स लगाओगे उसका एक्सेलरेशन आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा तो सर्कुलर मोशन करेगा, एंड उसके हिसाब से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला लगा रहे थे एंड उसके हिसाब से हम सारे कैलकुलेशंस कर रहे थे। ये सुनो, बट कहानी में ट्विस्ट क्या आ गया? एक तो ये कि इलेक्ट्रॉन डुअल कैरेक्टर पोजेस करता है, वेव भी है, और दूसरा उसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए सिग्निफिकेंस है। ये दोनों चीजों को अगर मैं एकोमोडेट करूं
तो जो फिजिक्स डेवलप होती है जिससे स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिटरमाइन किया जाता है, दैट इज क्वांटम फिजिक्स. राइट इट डाउन. देखो, फॉर डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम we have to consider wave particle duality of electron. We have to consider wave particle duality of electron. Wave particle duality of electron. And also we have to consider Heisenberg's uncertainty principle. And also we have to consider Heisenberg's uncertainty principle. And also we have to consider Heisenberg's uncertainty principle. और इन सबको मिला करके ही क्या बना है हमारा? Yes, quantum physics consider all of this. Got it? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना ना, क्योंकि अब जो कहानी होने वाला है वो कोर मैथमेटिकल है. और जिस लेवल पे आप हो कि आपको 10 के पावर 20 ऊपर 10 के पावर 30 लिख दिया जाए तो इसमें स्ट्रगल करते हो, तो आप इमेजिन करो ये डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस में तो आप पक्का ही कर रहे होगे कि साइन एक्स कॉस एक्स वगैरह लिखा हो. चलो याद कर गए, अच्छी बात है. कुछ लोग तो इसी में स्ट्रगल करते होंगे. डी बाई डी एक्स और साइन एक्स कितना आएगा? कॉस एक्स आएगा. चलो याद कर लिया, अच्छी बात है. कुछ लोगों को यहीं पे तकलीफ होता होगा. कुछ तो अभी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में थीटा थीटा उड़ा के उसको साइन बाई कॉस कर देते होंगे. ऐसे भी बच्चे हैं. तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस लेवल का हो, तो जो जिस थियरी की मैं बात करने जा रहा हूं क्वांटम, उसके अंदर +2 के बियॉन्ड की जो मैथमेटिक्स है वो यूज होता है. इसका मतलब उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट तो यार आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है. उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आपके दिमाग में नहीं जाने वाला है. इसको विथ वी हैव टू एक्सेप्ट इट विथ अटमोस्ट ह्यूमिलिटी, कि ठीक है यार, इसका मैथमेटिकल के चक्कर में नहीं पड़ना है. इसके जो आउटकम्स आए हैं उसकी एनालिसिस को हमें समझना है, हमें पिक्चराइज करना है. एटम कैसा दिखेगा, क्योंकि अब हमारा दिमाग हिल चुका है कि एटम वो सर्कल सर्कल में घूमते घूमते पता नहीं कहां गायब हो गया, पता ही नहीं चल रहा है इलेक्ट्रॉन. उसको पिक्चराइज करने की कोशिश करना है विद द हेल्प ऑफ द आउटकम्स ऑफ द मैथमेटिकल ऑपरेशंस व्हिच आर अप्लाइड देयर. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे पार्ट हैं इसके जिसके नाम को तो आपको जानना ही है, उनके मीनिंग को आपको जानना है. चाहे पूरी मैथमेटिक्स समझ ना आए, लेकिन उसको टुकड़े टुकड़ों में हमें एनालाइज करना है. तो अगले 5-10 मिनट आपको ध्यान से सुनना है और उसको नोट करना है. उससे रिलेटेड मैथमेटिकल क्वेश्चंस पे अगर आप जाओगे तो क्लास अननेसेसरी खींचेगा. इसलिए ध्यान से, थोड़ा इमोशंस पे कंट्रोल रखते हुए मैथमेटिकल पोर्शन को अच्छे से हम लोग लिखते हुए, समझते हुए नहीं, लिखते हुए थोड़ा टाइम पास करेंगे. एंड फिर हम आ जाएंगे एनालिटिकल एस्पेक्ट पे, जहां से हमें जानना है क्वांटम नंबर्स क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, इन सब, और फिर इनका यूज कैसे करना है इनको. इज दैट क्लियर एवरीवन? वेरी गुड एवरीवन. सो लेट अस कंसीडर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. हेडिंग डालिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. दीपिंदर खड़े हो जाइए और हेडिंग डालिए. आप लिखिए, वहीं पे खड़े होकर लिखिए. देखो ये ओ पे ना डबल डॉट लगा रहता है. अब कोई लैंग्वेज का एक्सपर्ट हो, बताए ये क्यों ऐसा है? लोन पे. कौन है यार, ये कौन है? सीरियसली, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये श्रोडिंगर का नाम. हाँ जी, बोलिए. हाँ नहीं बेटा, वो रहता तो इवानोविच, दिमित्री मेंडलीव वैसे नाम होते हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं है.
ये ऑस्ट्रियन या जर्मन में से कोई एक है। अब जर्मन है, हाँ तो बस वो जर्मन फिजिसिस्ट हैं ये। लिखो 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 फटाफट, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मैं आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी दे देता हूं कि ये कौन से भाई साहब हैं। बिल्कुल बात नहीं बेटा, बिल्कुल बात नहीं। हाँ जी सुनिए मेरी बात। हाइजनबर्ग जर्मन फिजिसिस्ट थे और श्रोडिंगर ऑस्ट्रियन, AUSTRIAN, ऑस्ट्रियन। क्या हुआ, जाना बेटा। चलिए लिखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ना। तो ये साइंटिस्ट कहाँ के थे बेटा? हाँ ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रियन। एंड जर्मन फिजिसिस्ट कौन से थे? हाइजेनबर्ग। हाँ जी, ये दोनों को थोड़ा सा एंट्री। अच्छा जी, इन्होंने यूज किया ना, इन्होंने आई मीन ऑपरेटर का यूज करके इसको डिस्कस किया, जबकि हाइजेनबर्ग ने भी एक क्वांटम फिजिक्स डेवलप कर लिया था यूजिंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट करके टॉपिक है आपके क्लास 11-12 में। लेकिन हम जो डिस्कशन है एनसीईआरटी के अंदर या फिर जो बुक्स के अंदर है, वो इनके क्वांटम फिजिक्स के प्रपोजल को डिस्कस किया है। क्या इन्होंने इक्वेशन दिया कि कोई भी पार्टिकल अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, अब देखो हम प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं, दिस इज द क्लाउड, प्रोबेबिलिटी क्लाउड, दीज आर नॉट द इलेक्ट्रॉन्स, है ना? हाँ जी, प्रोबेबिलिटी का ये, अब मैं अगर कहीं बोलूं कि बहुत ज्यादा डेंस्ड है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ चांसेस ऑफ गेटिंग एन इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई। इनको इतने सारे इलेक्ट्रॉन है नहीं, है ना, ये क्लाउड है, प्रोबेबिलिटी क्लाउड। गॉट इट? तो ऐसे करके अगर रिप्रेजेंट करें और इस स्पेस में कहीं x, y, z पॉइंट पे जा करके वहां पे डिस्कस करने की कोशिश करें, तो जो इन्होंने इक्वेशन दिया था वो ऐसा था, h कैप साई इज इक्वल टू E साई। बिल्कुल बात नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनोगे। मैंने बोला अगले 5-7 मिनट आपको बोलना कम है, सुनना ज्यादा है, अच्छे से नोट करना है। दिस इक्वेशन इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है ये? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ पे साई क्या है बेटा? ये सब हम पॉइंट्स आपको लिखवा रहे हैं। एच कैप को बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तुम्हारी किस्मत खराब रही कभी तभी ये सब नाम पूछेगा, अदरवाइज इससे कुछ क्वेश्चन आता नहीं। देखो ये वही वाली बात हो गई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, थीटा उड़ा दे। मैंने इसीलिए बोला कि अब आएगा ऐसा चीज, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हें ब्रीफ कर दिया कि बेटा देखो, जब इस लेवल की हमारी अंडरस्टैंडिंग हो तो क्वांटम फिजिक्स तो यार अच्छे अच्छे को नहीं समझ में आता है। ठीक है, साई साई कटा दो, एच कैप इज इक्वल टू ई करा दो।
सर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ओके। एंड बेटा यहाँ पे इसको बोलते हैं साई, PSI, साई बोलते हैं, साई, ओके। साई राम वाला साई में आप बोल सकते हैं, साई। और ये क्या है, वेव फंक्शन है। क्या है बेटा ये, वेव फंक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब कभी कभी पूछता है कि और क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल। और भी बहुत सारी चीजें करेंगे। और इससे क्या मतलब, इससे जो इंफॉर्मेशन निकालते हैं वो ऑर्बिटल के बारे में निकालते हैं। और क्या है ये, अगर इसको समझा जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, बात नहीं। wave function is basically the function of the coordinates of electron around the nucleus। फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब उसका x, y, z का पोजीशन क्या है, लिखो। द फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सिस्टम which also depends on time। और नेचुरल सी बात है, अभी पहले सेकंड में इलेक्ट्रॉन कहीं दिख रहा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कहीं किसी और सेकंड में कहीं और दिख रहा होगा, which is also the function of time। which is also the function of time। यहां तक सभी ने लिख लिया? एच लिखो। हाँ हाँ बिल्कुल, बात नहीं, एकदम बातें सुनना ही नहीं है, इसलिए चुपचाप रहना है बिल्कुल। क्या बेटा? हाँ बेटा, ओके बेटा। एच कैप क्या है, हैमिल्टोनियन। अच्छा, ऑपरेटर का थोड़ा सा एक सेंस देता हूं। जैसे डिफरेंशिएशन अपने आप में एक ऑपरेटर होता है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। अगर आप डी बाई डी एक्स कहीं लगा दो एक्स पे पावर 5 पे, तो ये क्या बन के निकलता है, 5x पे पावर 4। ऐसे ही ये ऑपरेटर जब इस पे लगाओगे तो एक इक्वेशन ये देता है। अब वो इक्वेशन क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। इसको नोट कर लिया यहां तक आप लोगों ने? वेरी गुड बेटा, सो स्मार्ट। हाँ जी, विच इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम। आइए, जब आप इस ऑपरेटर को ओपन करते हो, सुनो ध्यान से, तो ऑपरेटर को ओपन करते हो तो ये कुछ निकल के आता है। हाँ हाँ बिल्कुल, बात नहीं। अभी मैंने बोला है एकदम पेशेंस के साथ सुनना है। क्या लिखने जा रहा हूं बताओ? बिल्कुल बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं।
अच्छा फिलहाल पहले मैं आगे कुछ लिखूं, ये थोड़ा इसका मतलब समझाता हूं। देखो बेटा, दो डेरिवेटिव्स होते हैं, एक होता है पार्शियल डेरिवेटिव और एक होता है नॉर्मल डेरिवेटिव। अब ये दोनों वर्ड का मतलब समझाता हूं। जैसे जब आपको डिफरेंशिएट करना हो, कोई इक्वेशन लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और आपको बोले कि बेटा dy बाई dx निकालो, ये कंप्लीट डेरिवेटिव। फॉर्चुनेटली इसमें इक्वेशन भी एक ही x के फॉर्म में ही है, तो इसका आंसर क्या आता है आपको मालूम है, 2x प्लस 2 n प्लस 0। ये सुनो, लेकिन मैं यही बोल दूं कि एक इक्वेशन है, एक फंक्शन है f एंड इट इज रिटन एज एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं बोलूं कि df बाई dx निकालो, अब df बाई dx निकालो, तो आप क्या करोगे, d बाई dx ऑफ एक्स वाई प्लस d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई dx ऑफ वाई स्क्वायर लिखोगे ना। थोड़ा बहुत देखो, कोशिश कर रहा हूं समझाने की, समझ में आ जाए अच्छी बात है, ये मेरा टैलेंट है, अगर तुम्हें समझ आ गया तो ठीक। देखो डी एक्स इंटू वाई, इनका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो याद है ना, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो एक को रेस्ट करा के दूसरे को डिफ्रेंशिएट, दूसरे को रेस्ट, तो यानी ये क्या आ जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी ए प्लस वाई डी, और ये वैल्यू कितनी होती है, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाती है, ये सुनो डी ऑफ ये 1। अच्छा प्लस डॉट 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 ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं मैं। तो कहने का मतलब देख रहे हो, यहाँ पे दोनों फंक्शन को हमें देखना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं यही बोल देता, इसी सिंबल की जगह मैं ऐसा बोल देता, डू दिस, ये डी को थोड़ा टेढ़ा कर लो, इसको बोलते हैं डेवा। क्या बोलते हैं, डेवा। देवा नहीं है ये, डेवा, डेवा रे डेवा है ये, ओके। डेवा एफ अपॉन डेवा एक्स का मतलब है डिफरेंशिएट फंक्शन एज्यूमिंग एक्स इज द ओनली वेरिएबल, मतलब बाकी सबको कांस्टेंट समझ के करो। तो बताओ अगर मैं इसमें y को कांस्टेंट समझ लूं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी डेवा अपॉन डेवा एक्स वाई एक्स, इसका वैल्यू जो आएगा y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, दैट विल बी सिंपली y। और जब हम नॉर्मल डिफरेंशिएट किए हैं तो क्या किए, तो दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव, समझ गए। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर मैं यही बोल देता डेवा टू एफ अपॉन डेवा एक्स टू, इसका मतलब एक बारी डेरिवेटिव निकालने के बाद दोबारा फिर डेरिवेटिव निकालो, तो दोबारा करोगे तो कितने लोग कह रहे हैं लड्डू आ जाएगा, ये सुनो 0 आ जाएगा ना, क्योंकि y इज अ कांस्टेंट, x को ही आपको वेरिएबल की तरह ट्रीट करना है, सो इट विल बिकम 0। डिड यू अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, इट इज पार्शियल डबल डेरिवेटिव, नॉट सिंगल डेरिवेटिव। अभी मैंने बोला ना चुप रहना है, इसके बारे में एकदम चुप रहना है, मुंह नहीं खोलना है, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझ लेना है। डिड यू अंडरस्टैंड। वैसे तो यार इतना भी नहीं मुझे समझाना चाहिए, बट फिर भी मेरा मन नहीं मानता है कि कोई भी चीजें आपके सामने हो तो कम से कम उसका मीनिंग क्लियर हो, ठीक है, ऑपरेटर वगैरह बाद में समझोगे, कम से कम उसका मतलब तो समझ में आना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन। सो एच कैप क्या है बेटा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब आप यहां पे लिखो कि दिस इज पार्शियल डबल डेरिवेटिव, और आपको अगर लिखना हो तो वो मैंने आपको हिंट दे दिया है, वैसे इतना जरूरी नहीं है आपके नोटबुक में। तुम्हारी मर्जी यार, तुमको लिखना वो ऑप्शनल है, वो कहीं नहीं है, ये ऑप्शनल। अगर आपको डबल डेरिवेटिव का मतलब समझना है तो या तो उसको सिंपली ऐसे लिख लो ना कि पार्शियल डेरिवेटिव मींस जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव ले रहे हो, ओनली दैट वेरिएबल विल बी कंसिडर्ड एज वेरिएबल, रिमेनिंग ऑल विल बी टेकन एज कांस्टेंट, ठीक है। ये आपकी मर्जी, आप लिखना चाहो वेल एंड गुड, नहीं लिखना चाहो आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि इससे मैं कभी क्वेश्चन पूछूंगा ही नहीं। ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आपको इतना ये सब मिटा दे रहा हूं ना ये सब लिखने का कोई जरूरत, आप चाहो तो, आपको अगर इंटरेस्ट है तो फोटो ले लो इसका तुरंत, या वैसे भी रिकॉर्डिंग में ये सेव होता ही है, तो आप चाहो तो बाद में भी देख सकते हो,
ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा। कहां पे 8 है? ये ना, हाँ ये 8 है। हाँ चलो बेटा, बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं, ध्यान से सुनो। तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब आप लगाते हो, ये इक्वेशन आता है, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। डेवा स्क्वायर साई अपॉन डेवा x2 प्लस डेवा स्क्वायर साई अपॉन डेवा y2 डेवा स्क्वायर साई अपॉन डेवा z2, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया है, डबल डेरिवेटिव किया है, एंड प्लस 8 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर m अपॉन h। m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो भी पार्टिकल की आप बात कर रहे हो। यहां हम एटॉमिक लेवल पे बात करेंगे तो मैं इलेक्ट्रॉन का मास के बारे में बात करूंगा। एंड E माइनस वी, E इज द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एंड V इज द, हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये E एनर्जी, एनर्जी या टोटल एनर्जी। E माइनस वी क्या आ रहा है बेसिकली? काइनेटिक एनर्जी, हाँ बिल्कुल। E माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। गॉट इट? यहां तक सबको क्लियर? हाँ, ये पूरा एच कैप साई जब इस पे लगाते हो ऑपरेशन, तो ये इतनी बड़ी चीज निकल कर, कितना खतरनाक है। इससे अच्छा है ऐसे ही देखो इसको, एनसीईआरटी में सिर्फ यही दिया हुआ है, एच कैप साई इज इक्वल टू, हाँ एच मैक्स प्लैंक कांस्टेंट है, एच स्क्वायर है, सॉरी माय बैड बेटा, नीचे ये एक्स स्क्वायर है, आप स्क्वायर कर लेना। काम की चीजों में दिमाग लगाना, कुछ नहीं। हो गया बेटा, यहां तक क्लियर? लिख लिया आप लोगों ने? बिल्कुल बात नहीं, नो डिस्कस, ध्यान दो इधर, मिटा दो इसको। अच्छा जी, जब आप इसको सॉल्व करते हो, देखो कभी कभी ना, सुनो ध्यान से, जब इसको आप, भाई कोई भी फंक्शन है, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने के बाद, ऑपरेटर लगाने के बाद कोई एक सॉल्यूशन देता है, तो ऐसे ही साई का भी अपना सॉल्यूशन है, ये ऑपरेटर लगाने के बाद इसके सॉल्यूशंस आएंगे। ऑफ कोर्स कब आएंगे सॉल्यूशन? जब आप ई के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखोगे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये सॉल्यूशन देता है। ये सुनो, जैसे एक बात बताओ, मैं एकदम मतलब तुमको कोशिश कर रहा हूं समझाने की। एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की कुछ वैल्यूज आती है ना सॉल्व करने के बाद। ऐसे ये साई का इक्वेशन है, इसको अगर आप इक्वेट करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट सम वैल्यूज ऑफ इट ना, इन टर्म्स ऑफ दिस। अब ये कुछ कांस्टेंट देता है ये। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं क्वाड्रेटिक, जिनका डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। बोलो, नेगेटिव होती है ना, डी का वैल्यू क्या होता है? डी स्क्वायर माइनस, ऐसे केस में हम बोलते हैं ये रियल सॉल्यूशन नहीं है, इमेजिनरी है। तो ऐसे ही ध्यान रखना, साई, साई को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी फंक्शन है ये, इमेजिनरी फंक्शन। इसलिए इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस साई का नहीं है, बल्कि इसके मैग्नीट्यूड का है। मॉड ऑफ साई स्क्वायर इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी आपसे देखो, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं बेटा, तो इसको उसी के लेवल पे समझो। साई अपने आप में कैसा फंक्शन है? इमेजिनरी। एन इमेजिनरी फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब इससे आप कुछ इंटरप्रेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसका मैग्नीट्यूड ले लो एंड उसका स्क्वायर कर दो, मॉड ऑफ साई का स्क्वायर, तो दिस गिव्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब किसी स्पेस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की कितना परसेंट चांस है पर यूनिट वॉल्यूम। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल टू
द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन इन द स्पेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है मॉड ऑफ साई स्क्वायर। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि भाई कितना परसेंट चांस है उसका सिग्निफिकेंस है यहां। अच्छा, प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, इसी वॉल्यूम से यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू मॉड ऑफ साई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। अब देखो बेटा, यहां से ना थोड़ा सा मैं डिस्कशन आपके एलिमेंटल लेवल पे लेके जाऊंगा, थोड़ा समझना इस बात को ना। जैसे मान लो मैं एक कोऑर्डिनेट ले लूं XYZ, और यहां मान लो कि न्यूक्लियस है, इससे R डिस्टेंस पे जा करके, यहां R डिस्टेंस पे मैं चाहता हूं एक बहुत पतला सा स्फीयर बनाऊं। पतला सा स्फीयर का मतलब उसका विड्थ हो कुछ, और इसके अंदर कितनी परसेंट चांस है इलेक्ट्रॉन के मिलने का, इसके बारे में सोचो। तो इसका जो डीवी का वैल्यू है, देखो वॉल्यूम कितना होता है जी, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता ना। आप ये जो विड्थ है बेटा, दिस विड्थ इज हाउ मच, डी आर। इस विड्थ कितना है, डी आर। मैं बहुत छोटा यूनिट ले रहा हूं। तो आपको मालूम है, एक बार आप क्या करोगे, 4/3 पाई आर क्यूब, फिर दोबारा क्या करोगे, 4/3 पाई आर प्लस डी आर का होल क्यूब। दोनों को एक्सपैंड करोगे, डिफरेंस लोगे, तो फाइनली ये आता है डीवी इज इक्वल टू, और बेसिकली इसको डिफरेंशिएट कर दोगे ना आर के रेस्पेक्ट में, वही आंसर आएगा। डिफरेंशिएट करो, मैं बोलूंगा डीवी बाई डी आर की वैल्यू कितनी आएगी, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब विल बिकम 3, इधर आर स्क्वायर, 3 गायब हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। यही आएगा वैल्यू, आप करके देख लेना घर पे, है ना, यही आएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डीवी। अच्छा, ये किस कोऑर्डिनेट में मैंने लिखा है, आर के टर्म में, स्फीयर के टर्म में। कभी कभी पूछा जाता है कि यार अगर मैं ऐसे ना सोचूं, इतने बड़े स्पेस में ना सोच करके, सिर्फ मुझे इतना सोचना है कि एक स्पेस ले लेते हैं, बड़ा छोटा सा क्यूब, और जिसके डायमेंशंस मैं ले ले रहा हूं, इधर dx, इधर ले ले रहा हूं, सॉरी ये dy हो गया, इधर ले ले रहा हूं dx, और ये ले ले रहा हूं dz। अब बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा, तब तो बड़ा आसान है यार। इसका वॉल्यूम कितना होगा, dx dy एंड dz, ये सुनो। तो वॉल्यूम को अगर एक्स वाई dx dy dz के फॉर्म में, dx इंटू dy इंटू dz, और अगर स्फेरिकल वॉल्यूम निकालना है आपको, तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो बेटा प्रोबेबिलिटी को डिपेंड करता है आप किस तरीके से देख रहे हो, तो ये भी होता है साई स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड इन दैट स्मॉल स्पेस। और या फिर रेडियल प्रोबेबिलिटी की अगर बात करोगे, रेडियल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू मॉड ऑफ साई स्क्वायर, रेडियल का स्क्वायर, रेडियल फंक्शन का स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। दिस इज द वॉल्यूम। ये रेडियल प्रोबेबिलिटी है, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। आर के टर्म में अगर आप देखना चाहते हो तो ऐसा है, ये सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट्स हैं बेटा, इसको एज इट इज नोटबुक में लिख लेना है, 2 बारी 3 बारी ढंग से रिवाइज करना है, इनके मतलब को एज इट इज समझ करके रखना। न्यूमेरिकल्स इस पे कभी नहीं आएंगे, सिर्फ इनके एक्सप्रेशन कभी कभी पूछ लेता है, न्यूमेरिकल्स नहीं आते कभी इस पे, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। रुक जाओ भी, बस खत्म ही होने वाला है ये। यहां तक सबको क्लियर है, बोलो। चलो, अब इसके बाद का जो पोर्शन है वो मैं आपको अगली क्लास यानी मंडे के दिन डिस्कस करूंगा। दैट्स ऑल फॉर द क्लास।